Okay, very good morning, dear students. Very good Good morning. morning, sir. Good Good morning, dear. morning. Sure. Good Yes, morning, yes, sir. yes. Yes. चलिए. तो today is the 24, 23. Okay, 23rd of December, and we have started the term 2 syllabus. And term 1, I hope that our students they might have performed well. Question was a bit easy. क्वेश्चन आसान था और उसके आधार पर बच्चों के, लेकिन इसके बाद भी इकोनॉमिक्स इज अनप्रिडिक्टेबल एंड क्वेश्चन इस तरीके के टर्म 2 में भी आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। एंड आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है कि केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर रिलाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और एनसीईआरटी को पकड़ लेना है। और ईच वर्ड्स के जो लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे और मैंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि सेंटेंस के लिंक आपस में बहुत जरूरी है, ये समझना। और असर्शंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो स्ट्रेटजी ही काम आएगी। आप असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अगर आप उस स्ट्रेटजी से करते हैं, और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में, सो दैट स्ट्रेटजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन टू सेंटेंसेस। ओके, मैंने उसको कुछ भेजा था, अगर आपने ध्यान से इसको भेजने का पर्पस समझा होगा तो इट्स ओके, नहीं तो फिर हम इस सेशन में ये काम करेंगे। दूसरी बात, जितने बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अगर आप रिवीजन चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मेरी प्लानिंग ये है, तो अगर आप रिवीजन चाहते हो तो 27 से पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो पार्ट है होमवर्क का, उसका उसको कंप्लीट कर लें। उसको रिटर्न तो करना ही करना है, और ऑडियो और वीडियो, मुझे ऑडियो ऑब्लिक वीडियो जो भी आपको लगता है सुटेबल, कोशिश करो कि आप मिरर के सामने ये काम करो। ऑडियो भी रिकॉर्ड करो ना तो मिरर के सामने, अगर वीडियो भेजो तो सो फार सो गुड, ठीक है। लेकिन अगर ऑडियो भेज रहे हो तब भी मिरर के सामने समझाते हुए ये काम करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यू आर नॉट attending schools, remember it. And schools have lot of exposure. When you are sitting in the class, you are asked questions by different sets of teachers. You are facing the audience, you are getting, sometimes you feel insulted, you are not insulted but you feel insulted. And next time you develop the courage to speak next time, if you are taking things positively. So these things adds on personality, these things helps a lot while you are facing, going to the private sector or the government sector interview, etc., etc. Doing some your personal work at the public places, that time these things gives a lot of help to your personality. Okay, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हम, अब इसलिए मैं सारे बच्चों को असाइनमेंट्स में वीडियो ही बोलता हूँ करने के लिए, ताकि वो खुद ही रियलाइज करें। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ बच्चों के, दे आर नॉट लाइक दिस 11th क्लास के बच्चे हैं उस तरह का, क्लास 6 स्टूडेंट्स आई एम टीचिंग, क्लास 6 also SST I am taking, and I feel that these 6th class students are very much smart while it comes to presentation, and whether it is a project or assignments or anything else, they are very much efficiently presenting the topics. Okay, so that is and actually you are needed more to have such kind of exposures, which is somehow it is not happened. ओके, चलिए, ये तो हमारे बातें हुई, जो लाइफ स्किल्स की बातें हैं उस पर हमने ये चर्चा की। तो कल तक हमने जो बात की थी, जरा इसको अपने दिमाग में, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जरा ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, जस्ट ऑब्जर्व, सो दैट आई कैन थोड़ा सा फ्लैशबैक में बात कर लूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट। ओके, जस्ट सी। दो आई ट्राई टू एवरीथिंग। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं,
ये 4 सेक्टर मॉडल है, ये 2 सेक्टर मॉडल है, इसका डेफिनेशन है। ओके, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट सी है। ओके, सी के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एपीसी का कॉन्सेप्ट है, एक एमपीसी का कॉन्सेप्ट है। हमने एमपीसी का फॉर्मूला बताया था, सी इज फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, मतलब ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है। ठीक है, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, जस्ट लाइक सप्लाई और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्राइस, सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके बाद हमने इस सी को और एलोबरेट किया, सी इज फंक्शन ऑफ वाई, तो सी को हमने एक्सप्रेस किया, और ये सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से लेते हुए ये लीनियर इक्वेशन बनता है। ठीक है, और इसको हमने बताया था कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, जहां पर ये एरिया क्या है, ये सी बार का एरिया होगा। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलते जाएंगे आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आपको, यस आपके पास सर, से? आ रही है। हाँ, ये तो हमारा हो गया। ये बी इसमें एमपीसी है, बी ध्यान रखेंगे, ये स्लोप बताता है, ये स्लोप बताता है, कर्व का स्लोप बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो किस तरह का स्लोप बना रहा है। ओके, दैट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला आप देख चुके हैं, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने के बाद उसका कितना भाग कंजम्पशन पर खर्च होता है, उसमें कितना चेंज आता है। ठीक है, वो ये बताता है। ठीक है, ओके, बोलिए भाई। ओके, इसके बाद आते हैं हम, हमने बताया कि एएस रिप्रेजेंट करता है, एएस एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हमने बताया था कि डायग्राम से अगर देखना हो तो ये ओरिजिन से निकलता है 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बताता है। इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, उसकी बात करता है ये डिपेंड। ठीक है, अगर उसी वही प्रोडक्शन जो है, दैट इज आउटपुट, उसको हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दे तो वो वाई कहलाएगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, तो एएस वाई को रिप्रेजेंट करता है, and it indicates the ex ante production, ex ante output कह लो, ex ante income कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब ये planned income output। ठीक है, आगे डिफाइन। अब ये y को हम, y के दो यूज होते हैं, या तो हम कंजम्पशन पर खर्च कर दें या तो सेविंग पर खर्च कर दें। ओके, ये जो चीजें निकल कर आती हैं, y इक्वल टू सी प्लस एस, इसमें किसी को कोई दिक्कत जी बताइए? नो। ठीक है, अब हमारा हम सी को हम देख चुके हैं, सी क्या का यूज क्या है, सी कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम आते हैं, अगर हम देखें एडी और एएस, हमें भी एस को बताएंगे, ये इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, एडी इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो आप देख लो, एडी को हम सी प्लस आई, क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल वी आर टेकिंग। ओके, और दिस इज सी प्लस एस, तो हमारे दूसरा अप्रोच निकल कर आता है, ये आई है बेटा, ये आई एल नहीं है, तो आई इज इक्वल टू एस, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये हम देख चुके हैं पहले भी, ये हम फ्लैशबैक में भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ताकि जो बच्चे नहीं ज्वाइन करते उनको दिक्कत ना हो। अब मतलब ये इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए किन्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, किन्स चाहते हैं कि इकोनॉमी जो रिसेशन हिट इकोनॉमी है, कुछ वीडियोस भी मैंने भेजे थे, उसको भी देखा होगा आपने, तो आपको हेल्प मिला होगा, करेक्ट ना? ठीक है, वीडियो देखा था आप लोगों ने जो मैंने भेजा था? बोलिए, बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको वीडियो भेजा था, देखा था आपने? हेलो, शुभांकिता, शुभम, श्रेया, हाँ या ना? श्रेया, निशांत, अर्जुन, मैंने कुछ वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा था बेटा? हेलो चिल्ड्रेन। यस सर। हाँ, आवाज नहीं आती बेटा, आवाज नहीं दोगे तो मुझे पता ही चला कि कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, किसको पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा। आकाश, अंशवट, अनुराग, आयुष, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है बेटा क्लास में।
इससे पता चलता है ना कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। देखो एडी और एस किन से उस इनकम की तलाश कर रहे हैं, उस आउटपुट की तलाश कर रहे हैं जिससे कि उनका पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो बिक जाए। यही समस्या थी अमेरिकन इकोनॉमी की 1929 की, जो मैंने कल स्टोरी बताया था, और जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें भी स्टोरीज थी, ताकि आपको समझ में आ सके। तो उस आउटपुट की तलाश है, उस इनकम की तलाश है, जिससे घर में मम्मी के सामने जो समस्या है ना कि वो कितनी रोटियां बनाए, उस रोटी की तलाश है आइडियल कि किचन में सवेरे एक भी रोटी ना बचे, रात में जितने लोग हैं ना वो सब लोग रोटी खा लें, खत्म हो जाए, सब लोग संतुष्ट हो जाए, किसी को कम भी ना हो, किसी को ज्यादा भी ना हो। तो जो चालाक मम्मी लोग होती है सबसे पूछ लेती हैं कि कौन कितनी रोटी खाएगा, 4, 3, 2, सब लोग अपने अपने हिसाब से बोल देते हैं। ठीक है, आर गेट पॉइंट। और उससे क्या होता है कि वो उसी हिसाब से आटा गूंथती है और रोटी बन जाती है, वो खुश। ठीक है, कोई रोटी बची नहीं। ठीक है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम इन द किचन। समझ में आ रही बात, ये इक्विलिब्रियम है किचन का। लेकिन इकोनॉमी इतनी बड़ी है और इकोनॉमी में इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू द मदर्स वर्क। जो मदर काम कर पाती है घर में, वो काम वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। करेक्ट ना? बोलो भाई। कि एक प्रोड्यूसर जो है हर आदमी से पूछे कि कितना तुम कंज्यूम करोगे साल भर में, या जो भी महीने, जो भी प्रोडक्शन का जो भी क्राइटेरिया हमने बनाया होगा, तो हम कितना प्रोडक्शन करें, ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है। करेक्ट ना? बोलो, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो ये एक चैलेंज था केन्स के लिए। तो पहले का जो मॉडल था क्लासिकल, जिसको मॉडल कहते हैं, उसने तो प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट ही की का जो इक्वलिटी है उसको एक से के लॉ के आधार पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट या वेज कट के माध्यम से, इन सब माध्यमों से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं आपको। अगर आपको एक्सप्लोर करना और होगा तो आप वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, उनको देख के कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस अच्छा होगा तो मैं भी उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। तो उसके मॉडल पर आधारित था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो मॉडल था, से का जो बाजार का नियम था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इस तरीके की चीजों पर आधारित था। और वो समस्या आएगी ही नहीं, देयर विल बी ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये वो ऐसा मानते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1929 में ये देखा गया कि सप्लाई तो थी लेकिन डिमांड ही नहीं थी। तो उस तब ये चीजें सामने आई, उभर कर आई। एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट किन्स फोकस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड। उन्होंने ये थ्योरी उसके एवज में दी, उसके ऑन द प्रॉब्लम व्हिच फेस द इकोनॉमी, उसकी वजह से दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हिम। ओके, तो ये हमारा फ्लैशबैक था आज का। इसमें आपने देखा कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। ठीक है, एस को यहाँ पर जैसे आपने सी के दो कंपोनेंट देखे, ठीक है, सी के दो कंपोनेंट देखे और एडी के दो कंपोनेंट देखे, सी और आई। ओके, तो उसी तरह एस के हमारे पास जो कंपोनेंट है ये दो तरह के हैं। कंजम्पशन के भी आपने देखे, सॉरी, मैं कंजम्पशन के भी दो कंपोनेंट देखे आपने, एपीसी और एमपीसी। ठीक है, उसी तरह सेविंग के हमारे पास भी दो कंपोनेंट है, एडी के भी दो कंपोनेंट है, सी प्लस आई। ठीक है, एडी के दो कंपोनेंट है, सी के दो कंपोनेंट है, कहाँ गया सी, हाँ ये सी है ना, हाँ ये सी। तो ये सी के दो कंपोनेंट है, एक एवरेज का कंपोनेंट है, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्वांटम। इसी तरह हमारा एस का भी दो कंपोनेंट है, एवरेज है और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का है। इसका डायग्राम भी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार जल्दी से डायग्राम देखते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, ये इनकम की कर्व है, थोड़ा सा देख लेना, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये सी है, सी और वाई जहां मिलते हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं, उससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे तो वहां से हमारी एस की कर्व पास होगी। ठीक है, ठीक है, जब आप अपने टेक्स्ट बुक में देखना सी एस वाई, ठीक है, सॉरी इतना बड़ा, ठीक है, इनके आप जब इक्वेशन बनाओगे तो आप देखना जहां पर सी और वाई बराबर होंगे, मान लो यहाँ पर 5 है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, एस इजिकल टू वाई माइनस सी, तो ये जीरो हो जाएगा। अपन बुक में देखना। ठीक है,
1 2 3 ऐसे कर लोगे ना, ये 0 0 से स्टार्ट करो। इनकम लेवल 0 होगा तब भी ये कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होगी। मान लो इसकी वैल्यू आपने एक ही मान ली, 0 लेवल पर माइनस नहीं है ये, ठीक है। ओके, तो ये 0 है तो ये सी हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी के पास क्या है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई है, ठीक है। अगर आप देखो y की वैल्यू आपने 0 की है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है, जैसे यहाँ दिखाया है, तो y की वैल्यू हमने 0 कर दी। देखो ध्यान से देखना, सी, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सी बार प्लस बी इंटू 0, ओके, बी इंटू 0, ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 बिकम 0, तो सी इज इक्वल टू सी बार, ओके। इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, देखो तो ये हमारा यहाँ जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ओके, तो ये हमारा, कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये हमने जो बनाया ना, ये सी बार है, यहाँ तक सी बार है, तो सी इज इक्वल टू सी बार, ओके, सी इज इक्वल टू सी बार, ओके। इसलिए देखो आप जब 0 की हो तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिया है, ये सी की जो वैल्यू यहाँ लिखा है वो एक्चुअली किसकी वैल्यू है, सी बार की वैल्यू, करेक्ट ना, ठीक है बेटा। अब 0 लेवल पर अगर आप देखोगे, ये हमारा 0 लेवल है ना, 0 लेवल पर अगर 0 है ये, तो s क्या हो गया, y माइनस सी, तो ये क्या हो गया, -1 हो जाएगा, करेक्ट ना। तो s ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम माइनस, तो इसलिए देखो ये हमारा x एक्सिस है, दिस x एक्सिस आई एम ड्राइंग, दिस x एक्सिस के नीचे जो है s है, ठीक है, ये s का कर्व है, ये c का कर्व है, ये y का कर्व है, और s का कर्व है। s जो है हमेशा निगेटिव। 0 लेवल पर ये देखो, ये अगर +1 है, देखो यहाँ देखो ये +1 है ना c, तो ये क्या है, -1 है s, करेक्ट ना। तो मतलब जो c की वैल्यू होगी वही 0 लेवल पर s की वैल्यू होगी। तो 0 लेवल पर देखो s यहाँ पर ये 1 है, ये अगर 1 की वैल्यू है, यहाँ क्या हो गया, -1, करेक्ट ना। इसलिए हम इसको -1 लिखे, या यहाँ पर हम -c बार भी लिखते हैं, कभी कभी बुक में देखोगे -c बार लिखा रहेगा, ठीक है। अगर हम अल्फाबेटिकल वैल्यू ले तो -c बार लिखा रहेगा, ठीक है। तो 0 लेवल पर s की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -c बार, ठीक है। आगे पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा, बोलिए, हेलो चिल्ड्रन, Yes, sir. ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जहां पर सी एंड वाई बोथ आर इक्वल, तो क्या हो गया, एस 0 होगा, और एस 0 होगा तो एस को यहाँ से गुजरना पड़ेगा, कहाँ से गुजरना पड़ेगा, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, और वो पॉइंट बिल्कुल उससे परपेंडिकुलर होगा, नीचे ही होगा। इसलिए एस कर्व जो है पास होगी, तो ये ऐसे ही पास होगी, ठीक है। तो ये आपका डिराइव द डेरिवेशन जो पूछता है, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, और डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व, तो ये ऐसे आप बना लो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया होगा, समझ में आई बात। इसके बाद में नहीं समझ में आएगा तो आप इसको बार बार रेफर कर लेंगे, ओके। और भी एक्सक्लूसिवली मैं इसके बाद जब मेरा ये समाप्त हो जाएगा ना, ये मैराथन सेशन, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक पर कि कैसे डिराइव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके। आप लोग मुझे फीडबैक दोगे ना कि सर इस पर ये बना दो, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। हॉलीडे में ये कर लूंगा मैं, ताकि आपका कंपल्सन रहे। चलिए, तो एस का ही ये फंक्शन है, ये सी का फंक्शन हमारा है, सी ये बता चुके हैं, सी बार प्लस बी वाई। उसी तरह अब हमारा इसका भी फंक्शन निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये हम y इजकल टू क्या होता है, y इजकल टू सी प्लस एस होता है ना। अब सी, इस सी की जगह हमने इसकी वैल्यू ये डाल दी, ओके। तो y इज इक्वल टू सी बार, ये 12th डी के जो बच्चे आए थे उनके लिए रिवीजन की तरह है, सी बार प्लस बी प्लस वाई प्लस एस। अब सारी चीजों को एक तरफ ले आओ, क्योंकि हमको एस एस निकालना है ना, देखो हमको एस का फंक्शन निकालना है ना, तो y माइनस बी वाई, क्योंकि दोनों में y है, कॉमन लेने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया, बार इजकल टू एस, ओके। y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी हो गया, और आप देखो कुछ कुछ लग रहा है, मिलना शुरू हो गया। अब माइनस सी बार है तो माइनस सी बार यहाँ लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू एस। उसको सजाने की बात है,
को सजा देंगे हम इस फॉर्म में, यहाँ पर सी बार प्लस 1/dy, ठीक है। तो यहाँ देखो ये माइनस सी बार है, ये यहाँ पर ये माइनस सी बार है, ओके। और गेट पॉइंट 1 माइनस बी यहाँ है, यहाँ भी 1 माइनस बी है, ठीक है। इससे y लगा हुआ है, यहाँ भी y लगा हुआ है, यहाँ s है, यहाँ s है, ठीक है। और गेट पॉइंट c इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी बार इज इक्वल टू व्हाट, ये डिस सेविंग है। और गेट पॉइंट, तो इस तरीके से हमारा s का इक्वेशन निकल जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर, बोलो बेटा। क्लियर, क्लियर, यस सर। हाँ चलिए, अब आते हैं हम एडी का एक कंपोनेंट है जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किया हुआ है, लेकिन 12th F के बच्चों के लिए बता दूं, एडी के दो कंपोनेंट है बेटा। एडी इज इक्वल टू, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा। हमने सी पर बहुत सारी बातें कर ली कंजम्पशन के बारे में। इन्वेस्टमेंट ये दो तरीके का होता है, ये एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है दूसरा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जो इनकम रिस्पेक्टिव होता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा है, हम रिसेशन वाली इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द रिसेशन हिट इकोनॉमी, क्योंकि इसने कहा कि आउटसाइड इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसमें कूदना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज ऑलवेज रिलाई ऑन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। उसको प्रॉफिट से ही मतलब है, उसको प्रॉफिट से ही मतलब है प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी वेलफेयर है, इकोनॉमी को सेव करना है, तो उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और यही टर्निंग पॉइंट बना 1929 1936 में उन्होंने जो बुक लिखी, उसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कैसे काम करता है उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नाम दिया। लेकिन इससे पहले मल्टीप्लायर वर्ड का यूज कान महोदय ने किया था, कान महोदय ने, ठीक है। तो खैर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात उन्होंने की कि कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से इनकम चेंज होता है, इनकम बढ़ जाता है, वो हम बाद में करेंगे। आइए इन्वेस्टमेंट पर देखते हैं। इट इज एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, डिफिनेशन के लिए ये काफी है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। जो प्रॉफिटेबिलिटी हो उसको हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका डायग्राम मैंने बता दिया है ऊपर, ठीक है, ये डायग्राम, ओके। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का भी डायग्राम, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए आते हैं आगे। एग्रीगेट सप्लाई, एस इज द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को याद करें, एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया, ये फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। कंपोनेंट्स है एस का सी प्लस एस, वाई इजकल टू सी प्लस एस, या एडी एस इजकल टू सी प्लस एस, ओके ओके। चलिए अब एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन देखिए। ऑल दोज हु आर एबल, पहला पॉइंट एबल करो, अंडरलाइन कीजिए, विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज रेट आर वर्किंग, तो ये इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। किन्स, केवल इन्हीं की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखो, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, किन्स, इसकी बात ये कामचोर लोग कहते हैं उसको, इसकी बात नहीं करते। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डोंट गेट वर्क, ठीक है, ये कंसर्न का विषय है, ओके। नाउ देखिए आप, फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट कहाँ है, जहां एडी और एएस बराबर हो जाता है। अब अगर एडी एएस बराबर होगा तो दो परिस्थितियां ऐसे निकलती है कि अगर हमने कहा कि एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक है, इससे दो बातें निकल कर आती है। अगर इक्विलिब्रियम की शर्त ये है, कंडीशन ये है, तो दो स्थितियां बनती हैं, या तो एडी इससे, अगर एडी इससे कम हो एएस से तब क्या होगा, और एडी अगर ज्यादा हो तब क्या होगा, तो स्थितियां आप ध्यान देंगे। किन सेज दैट इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम इट इज रिक्वायर्ड टू हैव द एडी इज इक्वल टू, इक्वलिटी ऑफ एडी इज इक्वल टू एएस। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, इट मस्ट बी फिक्स्ड इन योर माइंड दैट AD and AS is the full employment equilibrium. AD and AS, equality of AD and AS is the condition for full employment. Full employment के लिए कंडीशन है। अगर ये स्थिति नहीं हो, जैसा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के समय भी देखा, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा तो मान लो कि AD is equal not equal to AS, तो क्या हो सकता है, या तो AD कम होगा AS से, या तो AD ज्यादा होगा।
अगर एडी कम होगा तब क्या होगा, एडी ज्यादा होगा तब क्या होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मम्मी की रोटी को याद हमेशा करो। अगर एडी क्या है, एडी ज्यादा है, मान लो ये दिस साइड है, दिस साइड एडी इज ग्रेटर देन एएस, ये एएस की लाइन है, ठीक है, और एडी की लाइन ये वाली एडी की लाइन। ओके, आगे माइंड, अगर एडी एएस से ज्यादा है, अगर एडी एएस से ज्यादा है मतलब क्या, डिमांड है, कंज्यूमर्स की डिमांड ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इन्फ्लेशनरी कंडीशंस भी बन सकता है, लेकिन देखो केन्स ने क्या कहा कि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसमें जो स्थिति बनती है कि अगर हमारा एडी ज्यादा है तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास प्रोडक्शन स्टॉक मतलब कैपेसिटी तो है, ठीक है, ये स्टैटिक लाइन है, और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में हम इसको बढ़ाएंगे। अब एक प्रोड्यूसर जो है ना, इस डिमांड को कंपेंसेट करने के लिए अपने इस लाइन पर ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर हमने देखा एडी ज्यादा है, इस पॉइंट पर हमने देखा एडी ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, सो दैट हम एडी और एएस दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, एडी और एएस मतलब एडी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा जो प्लान्ड डिमांड, हमारा जो एक्स एंटे डिमांड है, ठीक है, हमारा एक्स एंटे जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा है। गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई, रिपीट करूं मैं, चिल्ड्रन, वन वे नहीं होना चाहिए बेटा, बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो, शुभम, Yes, sir. निशांत, नितिका, शुभांकिता, हंस भट्ट, आयुष पचौरी, आयुष सिंह, करिश्मा, बोलिए बेटा। यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, नो सर। बोलिए भाई, रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा। अगर मान लो कि एडी अब हमारा कम हो जाए, इधर एडी कम है ना, इधर हमारा एडी कम है, यहाँ एएस ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टॉक है वो ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमको ये प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, ठीक है, हमको वापस इस लेवल पर आना पड़ेगा, तब जाके हम, जैसे मान लो कि फिर वही बात, मतलब मान लो कि 10 रोटी बन गया मॉर्निंग में, और लंच करने वाले कम ही हो, मतलब 5 रोटी बच गई, तो 5 रोटी क्या करेंगी मदर, कि इवनिंग का जो टाइम होगा, ध्यान सुनना, इवनिंग का जो टाइम होगा, इस 5 रोटीज को वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ना, जैसे भी करें। आर्गेटिव पॉइंट, उसी तरह एक प्रोड्यूसर क्या है, जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को वो क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पर हमको लाना पड़ेगा। गेटिंग पॉइंट, आर्गेटिव पॉइंट, तो एएस is greater than AD, it indicates the excess of stock, unsold stock की समस्या यहाँ पर बनती है। Getting point? समझ रहे हो, ओवर प्रोडक्शन की समस्या बनती है, ठीक है, बोलिए भाई। इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट ई, एज हियर एडी इज इक्वल टू एएस, इक्विलिब्रियम लेवल, प्लांट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, इसी को हम कहते हैं प्लांट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इसी को हम एक्स आंटे, हमने वर्ड यूज किया एक्स आंटे, प्लांट के लिए ही एक्स आंटे वर्ड यूज किया है किसने, प्लांट के लिए क्या वर्ड किया है, एक्स आंटे, EXANTE, एक्स आंटे, ठीक है, और जब एक्चुअल होगा तो उसके लिए आप पढ़ोगे एक्स पोस्ट वर्ड यूज किया है, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, ठीक है, इसके लिए एक्चुअल, इसके लिए हम एक्चुअल, इसको हम डिजायर्ड भी कह सकते हैं, डिजायर्ड, ठीक है, इसको हम डिजायर्ड भी कहते हैं, किसको,
ये एक्स एंटे को या प्लान्ड को डिजायर्ड भी कहते हैं, और इसको एक्सपोज्ड कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं। ठीक है, तो प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, मतलब जितना एक प्रोड्यूसर चाहता था उतना प्रोडक्शन को की डिमांड पूरी हो गई। ठीक है, जितना वो प्रोडक्शन किया, जितना वो ही वाज विलिंग, उतना ही वो डिमांड कर दी गई। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल होगा। इसकी बात समझ में आई था। अब देखो हम यहाँ से मानते हैं कि एडी और एएस, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम एम्प्लॉयमेंट के जो है इक्विलिब्रियम बहुत सारे लेवल पर, बहुत सारे पॉइंट पर ये एडी और एएस बराबर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब इसको समझने के लिए ये तीन कॉन्सेप्ट हम यहाँ से उठाते हैं जो आपका लिखा है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमने आज जो बात की वो हमने बात की कि एडी और एएस, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एडी और एएस का बराबर होना जरूरी है, जो कि हमने यहाँ पर मार्क किया। पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एडी और एएस का बराबर होना जरूरी है। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर एरो मार्क? सी आकाश, समझ में आ रहा है बेटा? आकाश बोलो भाई, बोलिए। आयुष पचौड़ी, आयुष सिंह पुंडेर, ये तो आपका दूसरा क्लास होगा बेटा। नीतिका, श्रेया, शुभम, शुभांकिता, बोलो भाई। अभिजीत, समझ में आ रहा है बेटा? अभिजीत, यस सर। हाँ चलो। शुभम, साइलेंट हो बेटा। अंश, यस सर, आ गया समझ में। चलो। फुल आ गया एम्प्लॉयमेंट, सर। फुल एम्प्लॉयमेंट का जो पॉइंट है वो क्या है, दैट इज एडी इज इक्वल टू एएस का पॉइंट, जो कि हम इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। अगर उससे ज्यादा है तो एक्सेस डिमांड वाली स्थिति बन जाएगी, और उससे कम है तो डिफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन बनेगी। अगर एडी ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, तो हमको सप्लाई को, इकोनॉमी को, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपने रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट? ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, घटेगी नहीं, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, कि लॉन्ग रन की बात नहीं करते हैं। लॉन्ग रन में सब लोग मर जाते हैं, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको डायरेक्ट देखो, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी याद करो, ठीक है, या कहीं भी आप देखो, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास 1 एकड़ की जमीन है और 1 लोग अगर काम करते हैं तो आउटपुट 5 kg होता है। अगर 10 लोग काम करते हैं 1 एकड़ पर तो 50 kg आउटपुट हो सकता है, क्योंकि देयर विल बी द वर्क डिवीजन। कोई इरिगेशन का काम करेगा, कोई प्लांटेशन का काम करेगा, ठीक है, कोई उसमें वीडिंग को, वीड्स को निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क का जब डिवीजन होगा तो आउटपुट बढ़ेगा। तो ये कहना सही है बिल्कुल कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इसलिए किन्स ने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, और आउटपुट आप जानते हो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से कि आउटपुट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू के टर्म में जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया तो हमारा वही इनकम हो जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, तो इसलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट जो ध्यान से देख लो, ये तीनों को हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं ये मैंने समझाया अभी। एडी जब एएस से ज्यादा है तो हमारा डिमांड ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आपकी मम्मी को रोटियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, वही एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर ना? ठीक है, बोलो भाई। इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सॉरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, तो एडी और एएस बराबर होगा, इक्वल टू। तो ये हम इस लेवल पर हमको आना है, मतलब जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो था
वो दूर हो गया यहाँ पर। ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। समझ रहे हो? अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ये कहना गलत होगा। तो किसने कहा कि जो जानबूझकर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम नहीं करना चाहते हैं ना, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऐसे लोग दिखाई देंगे, ऐसे वाले लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पर दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे लोग दिखाई देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी। आगे पॉइंट, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन निकल रहे हैं इससे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट को हमने कई बार समझ लिया, अब हम आते हैं, हम तीनों को एक ही डायग्राम में समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है ये तरीका समझाने का। ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। हमने अभी तक ये बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ होगा, जहां एडी और एएस बराबर होगा। हम इसको एक्स एंटे मान रहे हैं। ठीक है, डिजायर्ड कह लो डी, डी फॉर डिजायर्ड, पी फॉर प्लांट, और एक्स आंटे के लिए हमने ई एक्स लिख दिया, स्पेस कम है, एक्स ई एक्स ए कर दिया, ए एन टी ई आ गया पूरा। ठीक है, एक्स आंटे कर दिया। ओके, तो ये तीनों एक ही है। ये हमारा क्या है, एक्स आंटे है, ये हमारा डिजायर्ड है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट, और यहाँ पर एस जो है, दिस इज ऑल्सो आवर एक्स आंटे, दैट इज प्लांट। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्शन लेवल। ओके, दिस इज व्हाट, इज इट क्लियर ना? बोलो भाई, ध्यान से देखिए आप। अब मान लो कि हमने डिजायर किया इतना, ठीक है, बट एक्चुअली इससे कम हो सकता है ना, ये इससे कम हो गया। मान लो ये हो गया AD1, इसको हमने कर दिया। ये नजदीक नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारे माउस और हमारे हाथों के कमाल की वजह से वो नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने मिटा ही दिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं, पूरा ही मिट गया। चलो दोबारा बना देते हैं। ये AD1 है, ये क्या है, AD1 है। मतलब प्लांट आपने यहाँ किया, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपने प्लान यहाँ किया, दिस इज व्हाट प्लांट एक्स आंटे, बट एक्चुअली कहाँ हुआ, AD1। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, तो आपके प्लांट से ये नीचे हुआ, हेलो पॉइंट, तो ये हमारा क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। करेक्ट ना? समझ में आई बात? और अगर मान लो, ध्यान देखना, अगर मान लो कि ये हमारा AD2, इसको लिख देता हूं, ध्यान देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे बढ़िया नहीं किसी किताब में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा AD2 हुआ, मतलब ये एक्चुअल है, AD2 इज ऑल्सो एक्चुअल। ठीक है, ध्यान देखना, एक्स पोस्ट है ये एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल है ये। तो ये हमारा क्या हुआ, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? और ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? फुल एम्प्लॉयमेंट, FE। ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट कहां होगा, जब एक्स आंटे और एक्स पोस्ट दोनों बराबर हो। एक्स आंटे और एक्स पोस्ट दोनों बराबर हो, मान लो ये यहाँ, ये आर्गेनिक पॉइंट। समझ में आ रही बात? ध्यान सुनना बेटा। ठीक है, जब हमारा एक्स आंटे ये है, AD0 है एक्स आंटे, और एक्चुअल AD1 हुआ। ठीक है, ठीक है, AD1 नीचे है, तो AD1 नीचे हुआ, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्स पोस्ट यहाँ हो रहा है, एक्स, ये AD1 क्या है, एक्स पोस्ट है। तो एक्स आंटे से एक्स पोस्ट जब नीचे होगा तो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब एक्स पोस्ट एक्स आंटे से ऊपर होगा, दैट इज हियर। ठीक है, तो क्या होगा, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यही तीन चीज देखो लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ते हैं। AD इज इक्वल टू एस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। AD is greater than AS, देखो AD is greater than AS corresponding to full employment of resources over full employment equilibrium। AD देखो यहाँ पर AD क्या है, AD2 है ना, AD2 is greater than AS। देखो पॉइंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ओके, आर्गेनो पॉइंट, AD is greater than AS। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या, AD is greater than, AD is greater than AS का मतलब क्या हुआ कि एक्स पोस्ट है, एक्चुअल यहाँ पर है, एक्चुअल कहाँ, यहाँ पर है, एक्चुअल यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए एक्स पोस्ट और एक्स आंटे यहाँ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आया। ठीक है, तो हमारा एक्स पोस्ट यहीं पर आ गया।
मेरी बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आई बात? तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा कब होगा? जब एडीएएस से ज्यादा हो। अब आप देखो एडीएएस से ज्यादा हो, तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, हम किस बात पर बोल रहे हैं कि हमारा एक्स आंटे और एक्स ये एक्स आंटे एक्स पोस्ट यहाँ पर है और एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है, एडीएएस से ज्यादा है। यहाँ पर एडी एएस हमारा इस पॉइंट पर है, एक्स डिजायर्ड यहाँ था, डिजायर्ड से पोस्ट ज्यादा हो गया, ठीक है, डिजायर्ड से एक्चुअल ज्यादा हो गया, यहाँ एक्चुअल है, यहाँ पर एक्चुअल है, और डिजायर्ड कहाँ था? यहाँ था। ओके, तो इससे ज्यादा हो गया, इसलिए ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग। अंडर एम्प्लॉयमेंट जब हमारा डिजायर्ड ये था और एक्चुअल यहां पर आया, ठीक है, उससे कम होगा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। समझ आई बात बेटा? चलिए, आपका टाइम हो चुका है, ठीक है, समझ आई बात? कल हम मल्टीप्लायर पर बात करेंगे और आप इसको पढ़ कर आएंगे, ठीक है। इसके बाद भी ठीक कोई है भी सर। दिक्कत होगा तो आप जरूर बात कीजिए, ठीक है। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।